हुए हैं, तो आगे जाते हुए किस तरीके से ये अपनी मुश्किल हल करेंगे? जैसे मुझे ध्यान है पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे में शायद $65 के आसपास का कैलकुलेशन करके ये चले थे, और उससे तो अभी भी बहुत ऊपर है, $85 $90 के आसपास चल रहा है, एवरेज मान ले तो लगभग उसी के पास ये लंबे समय से बना हुआ। तो इसको कैसे अनुमान लिया जाए? चलिए एकेबी सर के बाद थोड़ी देर बाद जाएंगे। उन्नीस सर, इंडस्ट्री को उम्मीदें हैं क्या? मुझे एक इंडस्ट्री से एक शिकायत है सर, पहले मुझे शिकायत दर्ज कराओ फिर जवाब दीजिएगा। जो पीएल नहीं, एकेबी सर आ गए, शिकायत बाद में, पहले एकेबी सर। हाथ बंधे हुए हैं सर, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे? एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, महंगाई की समस्या है, सब्सिडी भी काटना है, तो कैसे करेंगे सर ये? एकेबी सर। देखिए, जो आपने जो सवाल उठाया है वो, जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस काफी भारी होंगी, पर सरकार के पास दो तरफ से मैं समझता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी। वो है कि करीबन जो फूड सब्सिडी बिल जो है वो काफी घट जाएगी अगले साल। वो करीबन 0.4 परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी का एक इजाफा मिलेगा अगले साल। मैं समझता हूं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी थोड़ा बहुत गेन मिलेगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स प्राइसेस हैं वो थोड़े बहुत नीचे आ गए हैं। तो इस साल की तुलना में अगले साल फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल भी कम हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल और फूड सब्सिडी बिल को कम हो जाने से बहुत लोगों का एस्टिमेट ये है कि 0.7% ऑफ जीडीपी, अगर आप 300 लाख करोड़ की जीडीपी की साइज देखें, उसमें अगर 0.7% की एक बचत हो तो मैं समझता हूं वो काफी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। वो फ्लेक्सिबिलिटी मैं समझता हूं कैपेक्स को बढ़ाने में उनको मदद देगी। पर ये जो बेनिफिट जो है वो एक साल के लिए ही रहेगी, उसके एक साल के बाद वो बेनिफिट नहीं रहेगी। पर क्योंकि हम 2023-24 की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी की घट जाने से थोड़ी बहुत एक स्कोप मिलेगा सरकार को। वो पैसा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसका सही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्नीस सर, मैं आपके पास आता हूं। शिकायत और सवाल एक साथ। पीएलआई स्कीम्स शुरू की गई और बड़े पैमाने पर 14 सेक्टर्स को लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का दिया गया, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अपने जो रेगुलर कैपेक्स है उसी को मान लिया कि ये पीएलआई में शामिल कर देते, जो कि उनको थोड़ा सा अलग करना चाहिए था। क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग अभी भी? नीरज, उतना खराब तो नहीं है, क्योंकि जो लोग पीएलआई का फायदा उठाने के लिए जो इन्वेस्ट किया है उनमें से कुछ लोगों सेक्टर में था ही नहीं था पहले, वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। और ये भी बात है कि पीएलआई से फायदा क्या हो गया, ये जो 14 सेक्टर में जो ऑफर किया है उधर क्यों दिया? क्योंकि हिंदुस्तान में कैपेसिटी कम था, कुछ आइटम में बिल्कुल कैपेसिटी या टेक्नोलॉजी भी नहीं था। तो पीएलआई का ये ऑफर रखे, इंडस्ट्री को बोला कि आप कैपेसिटी बढ़ा दो, नहीं तो जिसमें कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है आप नया चालू करो। फॉर एग्जांपल, एपीआई प्रोडक्शन वाज वर्चुअली निल इन द कंट्री, पूरा चाइना से इंपोर्ट हो रहा था, तो उसके लिए तो बहुत लोग पहले, दैट इज द फर्स्ट पीएलआई व्हिच हैपेंड। अभी जो 14 आपने जो बोला है, जो इंपोर्ट ऑफसेट करने के लिए नॉर्मल इंडस्ट्री इंडियन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप समझ लीजिए, अभी उसका फायदा इस साल के बैलेंस शीट में तो आपको दिखाई नहीं देगा, बट जब इसकी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, मेरा ख्याल से तकरीबन से 15-18 महीने के अंदर आपको इसका फायदा देखना चालू हो जाएगा। उसमें से जो भी पीएलआई दिया वो टैक्स में सरकार के पास वापस भी आ जाएगा, तो एकदम क्लैरिटी है। क्योंकि 100 रुपए का जो टर्नओवर बढ़ेगा पीएलआई के मुताबिक में से, उसमें से वेरियस काइंड्स ऑफ जीएसटी से लेके इनकम टैक्स ऑफ द कंपनी वगैरह वगैरह लेके तक करीबन 30% सरकार के हाथ में वापस आ जाएगा। बहुत बढ़िया मूव है। तो मेरा यही भी सरकार से उम्मीद है कि कुछ और एरिया में भी हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ दैट वी आर फेसिंग, एंड इट मे कंटिन्यू टू बी प्रिवेलिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड मे बी कपल ऑफ मोर ईयर्स। जो तरीके से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है उसके मुताबिक आप एक्सपोर्ट तुलन करेगा, उतना बढ़ावा नहीं हो रहा है। तो इंपोर्ट को कैसा कम करें? एक तो आप ड्यूटी बढ़ा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक कैपेसिटी जिसके लिए है वो तो करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जहां हम अनयूज कैपेसिटी डोमेस्टिक है, उधर हमको प्रिवेंशन ऑफ इंपोर्ट के लिए थोड़ा ड्यूटी में खेलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं।
और दूसरा एरिया ऐसा है कि जहां इतने बड़े बड़े कमोडिटी इंपोर्ट हो रहे कुछ एक आधा कंट्री से, उसको कम करने के लिए आज ही उसको पीएलआई नया उसके लिए कमिट करना पड़ेगा। उसका खर्चा शायद आज नहीं होगा, आगे जाके ही होगा, बट वो बजट में इंक्लूड करना चाहिए। तो पीएलआई के बारे में ये कि इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस गवर्नमेंट व्हिच इज रियली एंटाइसिंग द इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट। एंड इंडस्ट्री ऑन बिहाफ ऑफ दैट आई एम टेलिंग दैट we are all looking forward to more and more such kind of, we are not wanting capital subsidy, but confirm that if we produce more over here, we will be able to recover our additional expenses. That is the main thing, as you mentioned about PLI. But otherwise, हमारा क्या क्या इरादा है अभी मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री कैपेक्स बढ़ाना चाहता है, तो आप देख लीजिए, अब जैसे बोला कि पीएलआई का मुताबिक हो, कुछ भी हो, प्राइवेट इंडस्ट्री भी है साल में, पिछले साल में इमीडिएटली आफ्टर कोविड जहां कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तकरीबन 55% से 60% तक था, फिर भी इतने नए नए प्लान की कमिटमेंट कर चुके हैं, जमीन ले लिया सरकार से, पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज कम बैक फॉरवर्ड विद अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट डिस्पाइट द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप। आपको ये भी ख्याल में रखना पड़ेगा, 3-4 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल था वर्सेस टुडे, द डिफरेंस इज तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट, विच मीन्स हमारा जो IRR जो मिल सकता है प्रोजेक्ट का वो कम होने वाला है। फिर भी इंडस्ट्री को इतना उम्मीद है कि आगे जाकर ये पैसा वापस हम विल बी एबल टू रिकवर इट, सो वी आर गोइंग अहेड विद दैट। सो आवर मेन इंटरेस्ट इज, सरकार का जो भी ऐसा बजट में दिखाएगा उसमें से एक चीज है कि कंजम्पशन बढ़ावे, इन्फ्लेशन को उन्नी सर यहीं पे पेच फंसता है। डिमांड तो है नहीं। अब सभी लोग ये कह रहे हैं कि रूरल इलाकों में डिमांड की समस्या है, छोटे शहरों में डिमांड की समस्या है, केवल बड़े शहरों में और के शेप रिकवरी वाली चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो इंडस्ट्री कैसे ये भरोसे के साथ चल रही है? ब्याज दर आप खुद ही कह रहे हैं कि वो 9-10% तक हो रहे हैं, कैसे? इसके जैसा कि नीरज, जो कैपेसिटी के लिए इन्वेस्ट करेगा, हमारा कैलकुलेशन एक आधा साल के लिए नहीं है। हमारा जो कैलकुलेशन से तकरीबन 10 साल और उसके आगे की सोच के इन्वेस्ट करता है। तो एक जमाना था कि जब हमारा पे बैक पीरियड कैलकुलेशन हिंदुस्तान में कोई भी इन्वेस्टर था 3 साल के अंदर पैसा वापस आना चाहिए करे, वो सब जमाना बदल गया। अभी हम भी आगे का सोचता है। तो अभी जो इन्वेस्ट करेगा, हमको मालूम है शायद जो भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज होगा, अगर पूरा यूक्रेन वार जैसे भट्टाचार्य साहब ने बात किया, जोशी जी ने बताया, जो तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर भी आ जाएगा, हमको उतना डर नहीं। हमको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में कंजम्पशन बढ़ने वाला है और इतना पॉपुलेशन है हमारा, इंडियन मार्केट इटसेल्फ इज सो लार्ज इनफ, अगर वो मार्केट कोई भी फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट हमारा रिटर्न आ जाएगा। तो हमारा कोई भी डर नहीं उसके बारे में। हमको ऐसा चाहिए कि मेक इट इजी फॉर अस टू इन्वेस्ट, डोंट मेक इट डिफिकल्ट, सपोर्ट अस इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स, डोंट कम विद एनीथिंग। जो तरीके से आज चल रहे, हम कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करेंगे आगे जाके भी। ओके अजय सर, कैसा आप लोगों का कामकाज चल रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट में? देखिए, अभी तक एक्सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ कोर्स स्लो डाउन हुई है, बट एज ऑफ नाउ दिसंबर तक अराउंड 9% ग्रोथ है, और हमें लगता है कि ये फिस्कल ईयर वी विल एंड विद एन एक्सपोर्ट ऑफ अराउंड $450 to $460 billion एज कंपेयर टू $422 बिलियन। सो लुकिंग इनटू द ग्लोबल सिनेरियो, अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी फोरकास्ट आ रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड के, वो क्वाइट चैलेंजिंग ट्रेड आ रहे हैं फोरकास्ट। उस सिनेरियो को देखते हुए सो फार ग्रोथ हैज बीन गुड, और हमें लग रहा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम एंटर करेंगे, वी विल हैव टू पॉजिटिव विद अस। एक तो जैसे पीएलआई स्कीम की बात की है, पीएलआई स्कीम में जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन है दैट विल गो अप, एंड मच ऑफ द जो प्रोडक्शन होगा दैट विल फाइंड एवेन्यू इन एक्सपोर्ट्स। और सबसे बड़ा जो पीएलआई स्कीम का पॉजिटिव अभी तक नजर आया वो हम लोगों ने देखा है मोबाइल सेक्टर में, जहां पे एक नेट इंपोर्टर थे हम, वो नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं, और प्रॉब्ली इस फाइनेंशियल ईयर में हम अराउंड $8 to $9 billion मोबाइल एक्सपोर्ट्स करेंगे। और जो सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएलआई स्कीम इस कंटेक्स्ट में, कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 35% इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी सेक्टर का शेयर है। इसमें हमारा शेयर ग्लोबल ट्रेड में 1% से कम है, करीब 0.8% है। तो ये पीएलआई इन्वेस्टमेंट जब इन सेक्टर्स में आएगा, जो कैपेबिलिटी होगी वो हमें हेल्प करेगी कि इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट्स को लेके है। हमारा जो 70% एक्सपोर्ट है
उस सेगमेंट को जाता है जहां ग्लोबल इंपोर्ट साइज इज जस्ट 30% ऑफ द टोटल ट्रेड। हमारा जो 30% एक्सपोर्ट है वो इस सेगमेंट को जाता है जहां 70% ग्लोबल इंपोर्ट हो रहा है। तो पीएलआई स्कीम के आने से ये जो मिसमैच है इसको हम काफी हद तक एड्रेस कर देंगे। दूसरी चीज हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा है, रफली $100 बिलियन प्लस का वो इंपोर्ट हो रहा है। तो पीएलआई स्कीम को हम उसको भी एड्रेस करेंगे। दूसरी प्लस पॉइंट है कि इंडिया ने बहुत इफेक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। पिछले साल भी हमने 2 एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज किया है, एक यूएई के साथ, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ। और जिस तरह ये एग्रीमेंट में, क्योंकि इंडस्ट्री को मार्केट एक्सेस में थोड़े से इश्यूज होते हैं, जब 1-2 साल में एग्रीमेंट मैच्योर होते हैं तो इसमें ग्रोथ। अजय सर, हम एक ऐसे सिनेरियो में